पोइम डिजेक्शन एंड ऑड। डिजेक्शन का जनरल मीनिंग होता है रिजेक्शन। पोइम में डिजेक्शन शो कर रहा है सैडनेस और एम्प्टीनेस को, जहाँ पे पोइट इंस्पायर्ड और हैप्पी फील नहीं कर रहा। और जो होती है वो एक सीरियस और इमोशनल पोइम होती है जो लिखी जाती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। इस पोइम में पोइट ने यूज़ किया है ऑड को अपनी लोनलीनेस और इमेजिनेशन के लॉस को शो करने के लिए। डिजेक्शन एंड ऑड पोइट की सैडनेस और एम्प्टीनेस के बारे में है। वो ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसने अपनी क्रिएटिविटी को लूज़ कर दिया है और वो अब पहले की तरह नेचर को एंजॉय नहीं कर सकता। वो महसूस करता है कि तूफ़ान आने वाला है, लेकिन वो इमोशनली लाइफलेस हो चुका है। वो नेचर को पहले की तरह नहीं देखता, उसने अपनी इमेजिनेशन लूज़ कर दी है। लेकिन वो होप करता है कि नेचुरल स्टॉर्म उसको दोबारा से अलाइव कर देगा। पोएम के एंड में उसका पेन इन लव भी दिखाया गया है, क्योंकि जो वोमेन जिससे वो प्यार करता था उसको उस हैप्पीनेस की याद दिलाती है जो कि अब उसके पास नहीं है। बेसिकली पोइम पोइट के फेयर के बारे में है, उसके खौफ के बारे में है, डर के बारे में है कि उसने अपनी पोइटिक पावर और इमेजिनेशन को लूज़ कर दिया है और इनर हैप्पीनेस को भी लूज़ कर दिया है। और उसका पेन इन लव भी दिखाया गया है, जो उसका वन साइडेड लव होता है, उसने उसकी हैप्पीनेस छीन ली है। पोइम के स्टार्ट में फर्स्ट 4 लाइंस में कोटेशन है जो कि बैलिड से ली गई है, बैलिड ऑफ सर पैट्रिक से। बैलिड सिंपल रिदमिक पोइम होती है जो ड्रामेटिक स्टोरी बताती है किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में। फर्स्ट 4 लाइंस में सर पैट्रिक ने डिस्क्राइब किया है एक स्पेशल शेप ऑफ मून को। तो ये पुराना बिलीव था कि जब मून की शेप इस तरह हो जाए तो एक साइन होता है कि डेंजरस तूफ़ान आने वाला है। यहाँ पे जो लाइन है आई सॉ द न्यू मून शो कर रहा है लॉस ऑफ इमेजिनेशन को और डिक्लाइन ऑफ पोएटिक सेंस को। विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स, ओल्ड मून डिस्क्राइब कर रहा है जब लव फॉर नेचर होता था और इमेजिनेशन लॉस नहीं होती थी, डिक्लाइन फॉर पोएटिक सेंस नहीं होता था। जबकि न्यू मून में इमेजिनेशन लॉस हो गई है और पोएटिक सेंस का भी डिक्लाइन हो गया है। 5 to 8 लाइंस में पोइट ने सर पैट्रिक की बैलिड के बारे में बात की है। वो कहता है कि अगर पैट्रिक को वेदर साइंस के बारे में ठीक से पता था, वो समझता था कि मून की शेप ऐसे होने से नेचुरल स्टॉर्म आता है, तो पोइट कहता है जो क्वाइट और पीसफुल नाइट अब उसको नज़र आ रही है उसमें भी अब जल्दी ही तूफ़ान आ जाना चाहिए। पोइट कंपेयर कर रहा है अपनी इनर फीलिंग्स को बाहर की दुनिया के साथ। ज़ाहिरी तौर पर वो काम नज़र आ रहा है, लेकिन इनसाइड वो इमोशनली ट्रबल्ड फील कर रहा है, इमोशनली सफ़र कर रहा है और वेट कर रहा है अपने इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट के लिए, इमोशनल ब्रेक डाउन के लिए। 9 to 13 लाइंस में है क्योंकि वो इंटरनली तौर पर सैड है, तो उसको नेचर भी सैड लग रही है, नेचर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा उस पर। वो कहता है कि विंड कमज़ोर और सैड महसूस हो रही है। जब वो एओलियन लूट यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब हवा उसके स्ट्रिंग से टकराती है तो वो एक सैड साउंड यानी कि क्राइंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है इंस्टेड ऑफ हैप्पी साउंड के। वो आवाज़ उसको इतनी डिप्रेसिंग लग रही है कि वो सोचता है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ ना ही होती तो बेहतर था। मतलब अब वो कह रहा है कि तूफ़ान ना ही आता तो बेहतर था। उसने उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को चेंज ही नहीं किया, क्योंकि वो इंटरनली तौर पे इतना सैड है तो वो नेचर को भी सैड ही देख रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट है लूट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पोएटिक माइंड को। उसने अपनी पोएटिक सेंस और इमेजिनेशन लूज़ कर दी है, तो अभी वो फील कर रहा है कि जो उसकी सोचें हैं, जो उसकी पोएटिक थॉट्स हैं, वो सिर्फ सॉबिंग साउंड्स यानी कि क्राइंग साउंड्स प्रोड्यूस कर रही हैं इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल पोएट्री। वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि उसने अपनी इंस्पायरेशन खो दी है, इमेजिनेशन खो दी है और पोएटिक सेंस खो दी है। पोइट विंडो पे ठहरा हुआ है, वो स्काई की तरफ देखता है और देखता है कि मून की शेप एग्जैक्टली वैसी हो चुकी है जैसी सर पैट्रिक ने डिस्क्राइब की थी कि ऐसी शेप के बाद तूफ़ान आएगा। वो वहाँ पर एक फैंथम लाइट को नोट करता है, घोस्ट लाइक लाइट जिसे कहते हैं। मून की शेप ऐसी हो चुकी होती है कि ओल्ड मून इनसाइड द न्यू मून, 2 मून नज़र आ रहे होते हैं। ओल्ड मून छुपा होता है न्यू मून के अंदर, जो कि साइन कंसीडर किया जाता था स्टॉर्म और हैवी रेन का।
फैंटम लाइट रिप्रेजेंट कर रही है उसकी फेडिंग होप को। उसकी जो होप है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि स्टॉर्म के बाद भी वो नेचर को उस तरह हैप्पीली नहीं देख पा रहा जैसे वो पहले देखता था, क्योंकि उसने अपनी सेंस ऑफ इमेजिनेशन ही लूज़ कर दी है। अभी भी वो नेचर की ब्यूटी को अंडरस्टैंड कर सकता है अपने माइंड के अंदर, लेकिन वो खुशी अपने दिल के अंदर महसूस नहीं कर सकता। उसे ऐसे फ़ील होता है जैसे कि एक घोस्ट दूर से ज़िंदगी को देख रहा है, लाइफ की हैप्पीनेस को देख रहा है। वो दोबारा से वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को महसूस नहीं कर रहा पहले की तरह। 20 to 22 लाइन में पोइट विश कर रहा है कि जब स्टॉर्म आए तो नेचर के एलिमेंट्स जैसे कि तेज़ हवा और तेज़ बारिश पहले की तरह, जैसे पहले उसे इंस्पायर कर दिया करती थी और हैप्पी कर दिया करती थी, तो वो अब भी वैसे ही इंस्पायर्ड और हैप्पी फील करे। यहाँ पे हिडन मीनिंग ये है कि वो प्लीड कर रहा है, बेग कर रहा है इमोशनल रेस्क्यू के लिए, इमोशनल हेल्प के लिए, क्योंकि वो इमोशनली इतना नम फील कर रहा है। वो एक्सपीरियंस करना चाहता है वायलेंस एंड पेन ऑफ स्टॉर्म को। 23 to 26 लाइन्स में पोइट जो है वो डल पेन फील कर रहा है, इमोशनली नम हो चुका है। उसका बिलीव है कि वायलेंट स्टॉर्म जो होगा वो उसकी स्टार्टल कर देगा, मतलब कि सडन अवेक कर देगा उसके माइंड और उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस को। ये उसकी होप को शो कर रहा है कि वो दोबारा से वैसा ही क्रिएटिव पोइट बनना चाहता है जैसे कि वो एक वक्त पर था, क्योंकि वो महसूस करता है कि उसकी पोएटिक एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है उसके इनर सैडनेस की वजह से। पावरफुल फोर्स फ्रॉम नेचर ही उसको रिवाइव कर सकती है, दोबारा लाइफ की तरह ला सकती है, उसके इमेजिनेशन को रिवाइव कर सकती है, दोबारा से उसको एक क्रिएटिव पोइट बना सकती है। फोर्स ऑफ नेचर यहाँ पे वो स्टॉर्म है, नेचुरल स्टॉर्म जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है मून की शेप की वजह से जो आने वाला है। 27 to 31 लाइन्स में है कि पोइट इतना टायर्ड और इमोशनली नम हो चुका है कि वो लाउडली रो भी नहीं सकता, इमोशनली ब्रेक डाउन भी नहीं हो सकता, उसको रोने से भी कंफर्ट नहीं मिल रहा। एंड पे ही सेज ओ लेडी, जो कि रेफ़र कर रहा है वो उस वोमेन के बारे में सोच रहा है जिससे वो लव करता था। उसका लव उसके लिए अब कॉज ऑफ पेन बन गया है, पेन की वजह बन गया है, क्योंकि वो उससे डिस्टेंट फील कर रहा है, जिसकी वजह से जो हैप्पीनेस वंस उसके पास थी उस वुमेन के होने की वजह से अब वो हैप्पीनेस उसके पास नहीं रही। वो उसको रिमाइंड कराती है कि जो इमोशनल वार्मथ और हैप्पीनेस उसके पास थी उसके होने की वजह से उसने उसे लॉस कर दिया। कुछ थीम्स हैं: द लॉस ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन, नेचर एज अ मिरर फॉर द सोल, डीप इमोशनल लवनेस, अनरिक्वाइटेड एंड वन साइडेड लव। कुछ हेडिंग्स हैं जो एनालिसिस में इंक्लूड की जा सकती हैं: द सिम्बॉलिक रोल ऑफ नेचर एंड द स्टॉर्म, एओलियन लूट एज अ मेटाफर फॉर द माइंड, द क्राइसिस ऑफ द पोएटिक इमेजिनेशन, द वन साइडेड लव एंड द एब्सेंस ऑफ जॉय। लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए तो मेटाफर यूज़ हुआ है। लाइन 12 में जो वर्ड यूज़ हुआ है एओलियन लूट, तो इसमें बताया गया है कि जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को ज़रूरत होती है हवा की ताकि वो प्ले हो सके, उसके स्ट्रिंग पर हवा का दबाव पड़ता है तभी म्यूज़िक आता है, इसी तरह ह्यूमन माइंड को भी विंड ऑफ इंस्पायरेशन की ज़रूरत है पोएट्री को क्रिएट करने के लिए। तो मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का कंपेयर किया गया है ह्यूमन माइंड के साथ कि ह्यूमन माइंड को भी पोएट्री लिखने के लिए इंस्पायरेशन और इमेजिनेशन के सेंस की ज़रूरत होती है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन ट्रेट देना। लाइन 18 में आई सी द ओल्ड मून इन हर लैब, लैब का मतलब होता है फोरटेल, मतलब कि फ्यूचर के हालात बताना। तो मून को दी गई है क्वालिटी ह्यूमंस की कि मून फ्यूचर टेलिंग करेगा, क्योंकि मून की शेप ही ये प्रेडिक्शन दे रही है कि तूफ़ान आने वाला है, जो कि एक पुराना बिलीव है कि मून की एक स्पेसिफिक शेप हो जाए तो वो तूफ़ान का अंदेशा होता है।